नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी, आज में हमारी जो अगली कहानी है वो है तीसरी कसम। तो आज हम तीसरी कसम कहानी का इसमें मूल पाठ अध्ययन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ हम देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारी तीसरी कसम कहानी है, इस कहानी का अगर हम पूरे नाम की बात करें तो इस कहानी का पूरा नाम तो वैसे तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम है। और इसके जो रचनाकार हैं वो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। जी हाँ, जो आंचलिक उपन्यासकार या कहानीकार साहित्यकार माने जाते हैं। तो आज हम इसी कहानी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इस कहानी में जो मुख्य रूप से कथा चलेगी वो एक गाड़ीवान है, यानी बैलों की गाड़ी अपनी चलाता है। उसका नाम है हीरामन। ठीक है दोस्तों, तो हीरामन अपनी गाड़ी चलाता है। तो उसकी गाड़ी की वो अपनी गाड़ी चला रहा है, तो इसी में उसकी कहानी चलती है। तो उसकी गाड़ी में एक बार लदनी होती है, और उसकी में जो गाड़ी में लदनी में जो सवारी बैठती है उसका नाम है हीराबाई। ठीक है दोस्तों, तो हीराबाई जब उसकी गाड़ी में सवारी के रूप में बैठती है तो कहानी उसी को वो गाड़ीवान हीरामन गाड़ी चला रहा है और हीराबाई जब उसकी सवारी उसकी गाड़ी में बैठी हुई है, तो गाड़ी चल रही है, उसी में ये कहानी उसी के सिलसिले में चलती जाती है। इस कहानी में दोस्तों बीच में हीरामन मुख्य रूप से 3 कस्में खाता है, उनकी चर्चा आएगी आगे। तो आइए हम देखते हैं। हीरामन और हीराबाई ये 2 कैरेक्टर आप मुख्य रूप से ध्यान रखिए। मुख्य रूप से ये 2 कैरेक्टर हैं, और भी इसमें जो कैरेक्टर आएंगे वो हीरामन के साथी होंगे, जो उसके गाँव के साथी और गाड़ी चलाते थे वो भी आएंगे आगे। तो आइए हम कहानी में देखते चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी थी तुम्हें। कंट्रोल का जमाना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। यानी दोस्तों जो पहली जो लाइन है, हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन आई है, तो हीरामन की गाड़ी में जो सवारी है वो हीराबाई बैठी हुई है, तो उसकी पीठ पर बार बार गुदगुदी हो रही है। तो फिर वो सोचता है कि पिछले 20 साल से वो गाड़ी हाँक रहा है, गाड़ी चला रहा है, लेकिन कभी उसके ऐसा नहीं हुआ। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरमगंज राज से धान लकड़ी ढो चुका है। वो कंट्रोल के ज़माने में यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी चोर बाजारी का माल वो इस पार से उस पार। यानी दोस्तों जो ये कहानी है वो नेपाल और जो हमारा भारत है उसके बॉर्डर की है, बिहार की। तो बिहार से जो नेपाल की सीमा लगती है उसी सीमावर्ती परिवेश की ये कहानी है। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी भी खुद करते हैं अपनी भाषा में। यानी उसके गाड़ी और बैलों की चर्चा हमेशा बनी रहती है, और उसका जीवन वही है, उसकी गाड़ी है और उसके बैल हैं। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में, यानी उसकी गाड़ी एक बार फिर पकड़ी गई। महाजन का मुनीम उसकी गाड़ी में गांठों के बीच चुप्पी मुक्की लगाकर छिपा हुआ था, और जो सामान लदा हुआ था महाजन का, जिन महाजन का, उन्हीं का मुनीम उसी गाड़ी में सामान में दबका हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचाकर रुक गईं। हीरामन ने पहले ही कहा था, यह 20 गिरावेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। मुनीम जी, ही ये साला गाड़ीवान मुंह क्या देखता है। अरे कम्बल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को। बहुत पुरानी अखच अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा था। यानी वो चोरी का माल लगा हुआ था, तो उस मुनीम जी ने दरोगा जी से 4,000 रुपये देने को कहा कि आप 4,000 रुपये दे लो और हमारी गाड़ी जाने दो।
लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दरोगा जी ने तो मुनीम जी ने 5,000 रुपये देने को कहा और फिर दरोगा जी ने कहा नहीं उतरो। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतार कर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी, फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क के 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गई। गाड़ी बान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं। जेल हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वो मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। यानी जब गाड़ी पकड़ गई तो हीरामन को लगा कि अब वो ऐसे नहीं छूटने वाले, यानी उसको और उसके गाड़ीवान को, बैलों को जेल में ले जाना होगा। तो जेल में जाएगा तो हीरामन तो जेल में चला जाएगा, लेकिन उसके बैल वहीं थाने में, जेल में कैसे रहेंगे? उन्हें भूखा प्यासा वहीं पर रखा जाएगा और फिर बाद में उनकी नीलामी हो जाएगी। फिर बाद में वो अपने भैया और जो उसकी भाभी हैं उनको क्या मुंह दिखाएगा? नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो मामला, गोल हो की का? फिर खैनी तमाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल दी। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुटी हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों का बेला किया। दोनों कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैया, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी शब्बर गाड़ियां बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर एक एक ले दो दिल की चाल दोनों बैल के सीना तान कर फिर तराई के घने जंगल में घुस गए। रात सूंघते नदी नाला पार करते भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन रात भर भागते रहे थे तीनों दिन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा था हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तौबा तौबा, पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ। भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फंदे बड़े जतन से गूंथे गए थे। यानी वो कह रहा है कि पता नहीं उसकी गाड़ी का क्या हुआ होगा। उसने अपने बैलों को वहाँ से खोल दिया गाड़ी से और बैल और वो दोनों भाग निकले और भागते भागते वो जंगल से होते हुए वो अपने घर आ गया। तो घर आकर वो सोच रहा है कि पता नहीं उसकी गाड़ी का क्या हुआ होगा। अब देखना दोस्तों, 2 कस्में खाई उसने। एक चार बाजारी एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस अपने हर भाड़ेदार से वो पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं, और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखे। बांस लदी हुई गाड़ी। गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा, तो बेकाबू वाली लदनी और खैरिया शहर वाली बात, खरेहिया शहर वाली बात। इस पर बांस का अगुआ पड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाबकुआ नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरेरिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस गाड़ी वाले गाड़ी वानी मुफ्त में करो, आधी दारी की कमाई से बैलों का ही पेट नहीं भरती। पिछले साल ही उसने अपनी नई गाड़ी बनवाई है। यानी फिर वो चलते चलते यही सोच रहा था कि एक बार जब उसने बांसों की लदनी की, जब चोर बाजारी का माल लादा तो उसकी गाड़ी चली गई थी। फिर उसने किराए पर गाड़ी चलाई थी जिसमें आधा किराया गाड़ी वाले का होता था और आधा उसका होता था। उससे उसके बैलों की भी गुजर नहीं होती थी। देवी मैया भला करे उस दिन सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए।
चंपा नगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। एक दो गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाग गाड़ी के दम से हाथ दूरी जैसे धड़कने लगे। वाह, रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ न आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर, मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। यानी एक बार ऐसा हुआ, जब सर्कस कंपनी के जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं तो उनका सामान जाता है, तो उसमें उनके बाघ को ले जाने के लिए घोड़े होते थे, तो उनके घोड़े मर गए थे। तो उसको बाघ पहुंचाने के लिए सर्कस कंपनी वाले के मैनेजर को एक गाड़ी की ज़रूरत थी जो उनके बाघ को पहुंचा दे। तो उसने ऐलान किया कि वो 100 रुपये देगा। कितना भाड़ा देगा? तो 100 रुपये देगा बाघ को पहुंचाने के लिए। तो उसने किसी की गाड़ी आगे नहीं आई, किसी के बैल आगे नहीं आई, तो फिर हीरामन ने अपने बैलों से कहा कि देखो भाई, अभी यही मौका है कि हम अपनी गाड़ी बनवा सकते हैं। तो फिर हीरामन वो लदनी लेकर आता है। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटपटा उठी थीं एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। मक्कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने मुंह जुतने के बाद ढेर सारा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नक बंधन लगाए बिना बगान गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। यानी वो 2 दिन तक ऐसे ही गाड़ी चलाता रहा था, नाक बंद किए हुए। फिर आगे देखें। बाघ गाड़ी की गाड़वान बाघ गाड़ी की गाड़ी बानी की ही हीरामन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वो अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। यानी उसकी गाड़ी में वो सोच रहा है कि ऐसी क्या लदनी है तो जिससे उसकी पीठ में बार बार गुदगुदी होती है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जीत गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाह, बिस्कुट और रास्ते भर बंद भालू और जोकर का तमाशा देख का फोकट है। यानी पिछली बार जब उसकी लदनी हुई थी तो उसमें बाघ जब आया था तो उसमें 100 रुपये से भाड़ा मिला था, साथ में चाय बिस्कुट नाश्ता करते हुए आया था, तमाशा देखते हुए। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्डे में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बूढ़े की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या 22 को सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। तो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया? यानी जब उसकी लदनी हो रही थी तो फिर जब वो इस औरत को जब उसका नौकर बक्से के साथ बैठाने आया तो उसने पूछा हीरामन ने कि इसमें कोई चोरी वोरी का सामान तो नहीं है भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तम्बाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी याद आई थी। ऐसे में क्या कोई गाड़ी हाँके? एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटे तो इस विष करने लगती है उसकी सवारी औरत अकेली तम्बाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है उसकी इस बार किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत अजगुत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान,
कहीं डाकन पिशाचन तो नहीं। यानी हीरामन ने जब एक बार अपनी गाड़ी में देखा तो उसने देखा तो वो अचरज में पड़ गया कि कोई डाकन या वो तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली, चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गईं। हीरामन के सामने सड़क की ओर मुंह लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टीटी आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। यानी हीराबाई पूछती है फिर उसे कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? हीरामन के रोम रोम बज उठे, मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम हीरामन है। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। यानी हीराबाई कहती है कि तब तो मैं मीता कहूंगी भैया नहीं, क्योंकि मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को द्वाली की हल्की झड़क दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कर गप करे हीराबाई से, तोहे कहे या आहा। उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधन किया जाता है। कचराही बोली में दो चार सवाल जवाब चल सकते हैं। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। यानी वो फिर सोचता है कि वो हीराबाई से क्या बात करे। तो शिष्टाचार की भाषा है, उसमें वो दो चार बातें ही हो सकती हैं कचराही बोली में। लेकिन जो असली बात, अपने दिल की बात ही करनी है, यानी हंसी मजाक करना है, तो वो तो अपने गांव की भाषा में हो सकता है। आसिन कातन के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वो मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनियां गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजर गुजर उसको हेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? यानी वो हीराबाई से कहता है कि जब मैं बैलों को मारता हूँ तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान। यानी देखना दोस्तों, हीरामन का अब इसमें वो होगा कि हीरामन कैसा है, वर्णन है। एक 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। यानी हीरामन अपनी गाड़ी और अपने बैलों के अलावा से दुनिया से कोई मतलब नहीं। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है। यानी घर में उसके भाई भैया हैं और उनके बाल बच्चे हैं। हीरामन है वो अपने भाई की भी इज्जत करता है, भाई से बढ़कर अपनी भाभी की इज्जत करता है। भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही, सोने के पहले ही दुल्हन मर गई। यानी उसकी भी बचपन में शादी हुई थी, लेकिन उसका गोना नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसकी दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। हीरामनी कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरदा कानून? और फिर कोई लड़की वाला दो ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। यानी दूसरी शादी अगर होगी तो वो 5-7 साल की लड़की होगी। और फिर कौन पिता अपनी बेटी को दो ब्याह यानी दूसरे ब्याह करने वाले लड़के से शादी करेगा? भाभी उसकी 3 शर्त करके बैठी हैं, तो बैठी हैं। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है कि शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी बानी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी बानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन की जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है?
कानपुर नाम सुनते ही जो हंसी छूटी तो बैल भड़क उठी। यानी हीरामन ने हीराबाई से पूछा कि आपका गांव कहाँ है। तो हीराबाई ने कहा कि कानपुर। तो उसकी हंसी छूट गई कि कानपुर और नागपुर ये भी कोई शहर होते हैं। फिर उसने बोला कि हंसी बंद होने पर उसने कहा बाहरे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वो हंसते हंसते दोहरा हो गया, बाहरे दुनिया क्या क्या नाम होता है, कानपुर नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक छवि ने के नग देखकर सिहर उठा लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम कभी नहीं सुना। नौटंकी कंपनी की औरत को वो बाई जी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी, बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। यानी हीरामन कंपनी जो मेले हैं और कंपनियां हैं उनका सामान लाता रहता था। हीरामन होशियार है, कुआंसा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूप आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगचिया के पास गाड़ी लगा देंगे। यानी हीरामन ने क्या किया, अपनी गाड़ी के जो टप्पर और चादर लगी हुई थी उन्हें डाल दिया सुबह होते होते, और फिर बोला कि धूप बहुत है तो आपसे धूप सही नहीं जाएगी, इसलिए गाड़ी थोड़ी देर के लिए हम तेगचिया यानी दोपहर को वहाँ पे बिता देंगे। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वो सतर्क हो गया। यानी सामने से एक और गाड़ी आ रही थी, उसे देखते ही वो सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ी वाले ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? यानी गाड़ी वाले ने पास आते ही पूछा, क्या मेला टूट रहा है क्या? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बेदागी नेहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। यानी जब उस गाड़ी वाले ने पूछा कि क्या मेला टूट रहा है, जो मेला का सामान लाने लगे थे, तो हीरामन कहता है कि उसकी गाड़ी पर मेले का सामान नहीं है, कोई बेदागी यानी नहर या ससुराल जाती हुई लड़की है और वो छत्तापुर पचीरा जाना चाहती है। यानी वो वहाँ जा रही है। छत्तापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो या लेकर हमें क्या करिएगा। हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा और पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है, हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चिट्टी कौड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही कौड़ियों की पांत। आगे देखें, तेगचिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगचिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ हैं और एक उस फूल का नाम क्या है, आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तम्बाकू में डालकर भी पीते हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए, आपको गंध तो नहीं लगेगी? वहीं है नामलगर ड्योढ़ी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का देहात गोतिया है, जारे जमाना। यानी हीरामन कहता है कि वह जो जगह है वही है नामलगर ड्योढ़ी। हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खींच दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति, कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली। यानी हीराबाई कहती है, कौन सा जमाना? तुमने देखा है वो जमाना? तो हीरामन कहता है कि नामनगर ड्योढ़ी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया। हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया, बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाटनी दे हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है।
हीरामन ने बाल्टी की बोली की नकल उतारते समय खूब डेम डेम किया। हीराबाई को दिल खोलकर हंसी, हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। यानी हीरामन ने जब उस मेम की आवाज़ में उसे बताया तो हीराबाई को बहुत हंसी आई। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली, तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता। इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए रहेगा काला आदमी। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा। हंसकर बात उड़ा दी सभा ने। सब तब लोगों को बार बार सपना देने लगा देवता। सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू होगा। सबसे पहले दोनों दांतर हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। तो हीराबाई पूछती है कि पटपटांग क्या है। तो हीरामन का मन पल पल बदल रहा है, मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग यानी धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के लंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज्य में कभी एक छोड़ कर दो बेटा नहीं होगा। यानी हीरामन जो अपना किस्सा सुना रहा था, धन हम साथ लेकर जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देवी देव चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होकू सहाय है, हे मैया हम पर होहू सहाय। यानी उसने अपनी जो गाड़ी का टप्पर डाल लिया, यानी अपनी जो गाड़ी से जो चादरें थी वो डाल दी और वो अपना गीत गाने लगा। जब जब वो गाड़ी उसके पास आई, दूसरी गाड़ी, तो घोड़े लद्दे बनियों से हीरामन ने हुलसकर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन। लंगड़ घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27 28, ऊपर 30 और जैसा माल भाव वैसा। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई, कोई नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है। रोहतक कंपनी या मथुरा मोहन कंपनी। मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छत्तापुर फकीरा का नाम लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा। एक कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्याले प्यास की बेला हो गई न। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नाचने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किड़किड़ा कर के आने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। यानी वो मेले की बात करता हुआ कह रहा है। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खिमटा गाते थे। अब तो भोंपा में भोंपू भोंपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गया हमरो सजनवा, अरे चिट्ठियाँ हो तो सब कोई बाँचे, चिट्ठियाँ हो तो हाय करमवा हाय करमवा। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनवा नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने वाली बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। यानी हीरामन को क्या हुआ था, जब वो एक बार नाच देखने गया तो उसके भाई और भाभी ने उसे डांटा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय हैं। लगता है हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मन लाल हो गया। वो सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं हीरामन पर। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है यहाँ। सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमिर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दे हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की। हीराबाई से साइकिल वाला इधर की टकटकी लगाए देख रहा था।
यानी जो साइकिल वाला एक और बैठा हुआ था जहाँ उन्होंने अपना रहने की सोचा था, तो वह उन्हें देख रहा था। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला। कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थसथसा कर थक गए जा रे जवान। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिनाकर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगचिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देख रही है। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पांव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। यानी हीरामन ने जब पहली बार हीराबाई को देखा तो उसने सोचा कि इसे कौन कंपनी वाली कहेगा, ये तो घर घर में जो बहू बैठी है वैसी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झाँक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुक गया, झुकता हो गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौटकर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। यानी जैसे हीराबाई लौटकर आई तो फिर हीरामन कहता कि अब आप गाड़ी के पास रखिए, मैं अभी आता हूँ। हीरामन ने अपना सफरी झोले से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कहा। हीरामन जाते जाते उलटकर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उछटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी लेने आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। यानी हीरामन तब तक उसके लिए गांव जाकर, पास के गांव से जाकर नाश्ते के लिए दही चूड़ा ले आया है। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्महत्यापूर्ण अनुभूति। इतनी चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाहे तो फारसपुर में जाकर ही पाइएगा। यानी वो कह रहा है कि यहाँ पे तो सिर्फ दही मिलेगा, अगर आपको चाय पीनी हो तो वो तो फारबिसगंज में ही जाके मिलेगी। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं नहीं खाऊंगी। यानी हीराबाई कहती है कि चलो पास में तुम भी खा लो, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लज्जा कर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन है धन। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही हैं। लैला होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगचिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन घड़बड़ाकर उठा। टप्पर के अंदर झांककर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही हैं, पास ही कुड़मा गांव है। हीराबाई छत्तापुर पचरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ आई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छकीरा?
हंसते हंसते पेट पर बल पड़ जाए हीरा मन के प्रतापुर छपीरा हा हा, वे लोग छत्ता पर पचीरा के ही गाड़ीबान थे, उनसे कैसे कहता ही है। यानी एक और जब गाड़ी गुजरी तो उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि नहीं, हम तो मेले फेले से नहीं आ रहे हैं, हम तो छत्ता पर पचीरा जाने को उसने नहीं कहा इस बार। उसने कहा, उसने किसी दूसरे का नाम ले दिया। तो इस पर हीराबाई ने कहा कि आपने नाम बदला क्यों? तो वो कहता है कि वो उसी गांव के थे इसलिए। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच में निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। यानी जब वो गाड़ी उनकी गांव से गुजरने लगी तो जो बच्चे आसपास थे तो पर्दे वाली गाड़ी देखकर गीत गाने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा, दुल्हनिया, लाली लाली डोलियां दुल्हनिया पान खाती हैं, दूल्हा की पगड़ी में मुंह पहुंचती है और दुल्हनिया तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना। लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, लाख बरस तेरा हुला जिए। जितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का, ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है और ये कितने सपने। यानी हीरामन के भी सपने थे कि उसकी शादी होगी, जब उसकी दुल्हन आएगी तो वो ऐसे ही अपनी गाड़ी में बैठा कर लेकर आएगा, गांव गांव के लोग देखेंगे। लेकिन सपने थे उसके। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पड़ कर अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी कभी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मती बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मती बोलो। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती हैं। सर्कस कंपनी की मालकिन मैम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझिएगा। यानी फिर वो हीराबाई से कहता है कि मैं गांव की बोली में अगर सुनाऊं तो आप समझेंगी क्या? हूबहू हीराबाई ने गर्दन हिलाए, कान के झुमके हिले गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इस इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको, तब लीक छेड़ानी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? यानी फिर हीरामन कहता है कि अगर आपको गीत सुनना है तो हमें इस रास्ते से नहीं जा सकते, क्योंकि चलती हुई रास्ते पर गीत कैसे गाया जा सकता है, और लोग भी देखेंगे। हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तुम। चालू लीक को काटते देख हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेली कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में द्वाली घुसाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली की, वह सड़क ननपुर पे घुस जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती भुच्च सब। नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुलकी चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है, घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं, हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले भी जी भरकर मुस्कुरा लिया, कौन गीत गाए हुआ। हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है, इस महुआ गटवारेन। वह बोला, अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ गटवारेन का गीत, इसमें गीत भी है कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती, आज हीरामन अपने मन को खलासा कर देगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा।
सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ गठवारेन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ। थी तो गठवारेन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नज़र, चालाक, रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वालों से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेलमेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल ली थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। यानी फिर हीरामन महुआ गठवारेन की कथा उसे सुनाता जाता है, हीराबाई को। तो फिर सुनाता है कि एक महुआ गठवारेन थी। उसकी माँ, उसका बाप था वो दारू तारू पिए रहता था। उसकी सौतेली माँ थी तो उससे बहुत काम कराती थी। ऐसे करके वो अपनी कथा सुना रहा है। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। फिर कि हुम हूँ जे बार नानी वे, ओ माँ सावन भादों की उमड़ी हुई नदी भयावनी, रात बिजली कड़कती है, मैं बारी कुआरी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है, अकेली कैसे जाऊं घाट पर। सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सतमाँ ने अपनी बज्जर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा रहे उठे और हर हर आकर बरसना होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटाकर रखती अपनी महुआ बेटी को। गे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुम मुझे कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वो अकेली मर गई, जी भरकर पूछती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कंपकपी पैदा की। यानी हीरामन ने देखा कि हीराबाई उसकी बात को कितने ध्यान से सुन रही है, उसके गीतों को। हूँ डायनिया मैया मोरी, नौनवा चटाई काहे नाहे मार सोरी वे। यानी वो फिर गाता है। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाका भी समझती हैं कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं। हीरा बोली, समझती हूँ। उबटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस यानी हीरामन फिर पूछता है कि सिर्फ भाषा भी समझती हैं या सिर्फ गीत ऐसे ही सुन रही हैं। सो रोने धोने से क्या हुई, सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव परवाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। उधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूद पड़ा। उल्टी धार में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल गठवारेन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी सरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन यानी महुआ गठवारेन ने क्या किया कि वो उसमें पानी में उसने छलांग लगा दी और उसके पीछे पीछे उसका एक नौकर भी छलांग लगा दिया। हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह महुआ गठवारेन। गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से उड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं और वह थक गया तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया और पा लिया कि उसकी थकन दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी नहीं रोक मानते।
उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थस थसा जाते हैं। लगता है सौमन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस यानी हीराबाई कहती है फिर कि तुम तो उस्ताद हो। आसिन कातिन का सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुमला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है। कदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो, बढ़ने बढ़ के भैया ले ले। नननपुर तक वो अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वो अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थीं, सबको कैसे मात दी किया था। एक मिनट दोस्तों। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत जानता है, वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती हैं। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। यानी जब हीराबाई हीरामन से कहती है कि चाय पी लो, तो हीरामन कहता है कि नहीं, कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीते। हीरामन लजा गया। क्या बोले वो, लाज की बात, लेकिन वो भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मैम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है, बड़ी गर्मता से। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरी समझने लगे हैं। बिना गाड़ी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती है मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी, सावन भादों के। यानी हीराबाई फिर उसे गुरु कहने लगती है। तो हीरामन कहता है कि आप मुझे गुरु मत कहिए। तो फिर हीराबाई कहती है कि नहीं, शास्त्र में ये है कि अगर किसी से आप एक अक्षर भी सीख रहे हैं तो वो आपका गुरु या उस्ताद ही है। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जहन हूबहू महुआ गठवार है। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया। एक हाथ से बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रहीं। यानी गाड़ी जब नीचे ढलान से उतरी तो एकदम से हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रख दिया। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्र करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर थन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। यानी वो फारबिसगंज, यानी जहाँ वो हीराबाई जाना चाहती है, तो उनका वो शहर नज़दीक आने वाला है। और फारबिसगंज को हीरामन कई बार आ जा चुका है। न जाने कितनी बार वो फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गोने में, इसी साल तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बांसा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रोता नोटम कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ है गाड़ी? हीरा कौन? हीरामन? किस मेले से, किस चीज की लगनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बांसा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, दुल्नी राम, पलट दास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। इधर पलट दास टप्पर में जाकर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। यानी जैसे ही वो फारबिसगंज शहर में पहुंचे तो सब गाड़ी वाले सामान लेकर आते थे।
तो वो भी अपने गांव वालों से मिला। तो वो सबसे पहले किससे मिला है? तो वो मिला है लाल मोहर, धुन्नीराम और पलटदास, जो उसके गांव के ही गाड़ीवान थे। तो जब पलटदास ने गाड़ी में झाँक कर देखा तो उसको ऐसे लगा जैसे उसने बाघ देख लिया हो। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया। वह गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। एक बार अब चार हीरामन, अब एक नहीं अब चार हीरामन है। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितनी असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया, तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहन ने जरा दूर पर हटकर बताने की इच्छा प्रकट की। इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा, कोई हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। यानी होटल तो नहीं खुला होगा और किसी हलवाई के यहाँ से आपके लिए कुछ ले आवे। हीरामन, इधर जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी, लो तुम खाओ। क्या है पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, चार आदमी के भात में दो आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हम लोग एक ही गांव के हैं। गोवा ग्रामीण के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन? हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया, बेसी भचर भचर मत बको। गाड़ी से चार रस्सी दूर जाते जाते धुन्नीराम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। इस तुम भी खूब हीरामन, उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। यानी उसके साथी कहते हैं कि वाह हीरामन, उस साल कंपनी का बाग लेकर आए थे और इस साल कंपनी की औरत। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, यह हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं। लपटन बोली, सुरकर चुप रह जा, एक तो पश्चिम की औरत, इस पर कंपनी की। धुन्नीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतरियां रहती हैं। दत्त सभी ने एक साथ उसको दुरदरा दिया, कैसा आदमी है, पतरियां रहेंगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि, सुना है, देखा तो नहीं है कभी। धुन्नीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी, हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आके जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कर्म सांड है, उस बार महीनों तक उसकी देह से बगान गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। एह! हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या रे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो, बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा। यानी हीराबाई कहती है कि तुम सब नौटंकी देखना, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने, देसी मुर्गी विलायती चाल। धुन्नीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? यानी हीरामन को इस बात का डर है कि अगर वो ये देखने जाएगा नौटंकी, तो ये बात गांव में पता चलेगी तो उसकी भाभी उसको गालियां देगी या उसको भला बुरा बोलेगी और डांटेगी। इसलिए उसने उसे ऐसा करने के लिए मना कर दिया कि वो नौटंकी नहीं देखेगा। एक मिनट दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, कहाँ थे हम? लाल मोहर के बांसा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवान का बांसा है। बांसा के मीर गाड़ीवान मियाँजान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ाते पीछे हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार? मीना बाजार तो पतरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लाल मोहन ने हीरामन के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी देह मह में महकती है सच। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है तो क्या, बाबू बाबयानों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है।
वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिकुड़कर हीरामन ने देखा, लहसनवा का चेहरा तमतम गया है। कौन आ रहा है? धड़धड़ाता हुआ। कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया। चुपचाप उसका मुंह भी तमतमा हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दी थी, गपसप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसानी पर जाकर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई, चेहरा मोहरा, और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों, हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी हुई लेटी थी। जय सियावर श्री रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगी। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारों से मानो हारमोनियम हारमोनियम की पटरियों पर नाच रहा हो। एक मिनट दोस्तों। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों में चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। दोस्तों, नेक्स्ट कहानी हम अब नेक्स्ट भाग में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।